हेलो एवरीवन, दिस इज रंजना कौशिक। वेलकम टू द रंजना कौशिक केमिस्ट्री। सो आज का वीडियो है हमारा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का। वैसे तो ये जो टॉपिक है, अगर आप सीएसआई या नेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिर्फ इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने भी सेट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आरपीएससी, जीपीएससी, जितने भी सेट एग्ज़ाम्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये फार्मूला ओरिएंटेड होते हैं। ये न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे आरपीएससी के सिलेबस से कवर किया है। अगर आप अपने सेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, वैसे सभी के लिए यूज़फुल है। बेसिकली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स एंड क्वांटम का मिडवे होता है। जैसे कि क्वांटम आपको क्या बताता है, एनर्जी बताता है, ठीक है, और ये बताता है कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एनर्जी, मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से उसका अरेंजमेंट है, उसको बताता है आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। अब देखो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इंसेम्बल्स। बस बेसिकली इंसेम्बल्स क्या होते हैं, लार्ज कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट ऑफ अ सिस्टम होता है। जैसे कि देखो, अब तक कि हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, तो सॉलिड स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं कि एक यूनिट सेल होती है, ठीक है, और उसी के जैसे जैसे आपका क्या बनता है, क्यूब बनता है। वैसे ही है कि इंसेम्बल भी यही बताता है कि एक सिस्टम के में आइडेंटिकल कैसे है, मतलब ऐसा एक पूरा मान लो ये सिस्टम है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, जो वो क्या होती है, जो सिमिलर होती है, उनको अपन बोलते हैं यूनिट सेल, और उनको अपन इसकी थर्मोडायनेमिक की भाषा में क्या बोलते हैं, इंसेम्बल्स बोलते हैं। इन सभी का कलेक्शन ये पूरा सिस्टम बना के क्या बना देता है, इंसेम्बल बना देता है। अब देखो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंसेम्बल्स देखने को मिलेंगे। माइक्रोकॉनिकल, कॉनिकल एंड ग्रैंड कॉनिकल होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये आता है कि माइक्रोकॉनिकल में क्या सेम होता है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे कि माइक्रोकॉनिकल में क्या क्या सेम होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं। EVN फॉर्मूला यहाँ पे होता है। कॉनिकल में NVT फॉर्मूला होता है। एक पूछता है कि अगर आपका माइक्रोकॉनिकल इंसेम्बल्स है तो वो किसके सिमिलर होगा थर्मोडायनेमिक में, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम के सिमिलर होता है। आइसोलेटेड, क्लोज सिस्टम, ये सब हम पहले थर्मोडायनेमिक वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख लेना, आपको PDF मिल जाएगा। एग्जाम एंड आरपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ टाइप ऑफ पार्टिकल। टाइप ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, एक तो होते हैं डिस्टिंग्विशेबल, एक होता है इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब देखो सिंपल सा ये है, इसको अगर आप ऐसे समझोगे कि जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो ए बी टाइप है, तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि ये ए है, ये बी है, आप इनको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, ऐसे पार्टिकल जिनको आप अलग कर सकते हो, आप उनमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ए टाइप है, तो आप सभी क्या लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पे आप इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते, इनका अलग से डिस्कशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो देखो बेसिकली जो हमारा डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं उनको अपन किसके अंडर स्टडी करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक के अंदर स्टडी करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब उसके अंदर अपन सारे रूल्स उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स के लिए जो कैसे होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल हो। और इन डिस्टिंग्विशेबल को अपन स्टडी करते हैं फर्मी डायरेक्ट एंड बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स के अंदर। अब आ जाओ माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। देखो माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, बेसिकली जनरल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन एन एनर्जी स्टेट होता है, ये एक जनरल सा अरेंजमेंट है। जबकि मैक्रोस्टेट क्या होती है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस आपको पूछता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। नाउ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग माइक्रोस्टेट, ये वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अब देखो ये इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो चीज़ों के लिए है। ये कॉलम है डिस्टिंग्विशेबल के लिए, ये है इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए। तो यहाँ पे अपन कौन सा करेंगे, अपना यहाँ पे लगेगा मैक्सवेल और यहाँ पे लगेंगे बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको दो में डिवाइड भी किया है, फर्मी डायरेक्ट एंड बोस-आइंस्टाइन के लिए। नाउ सबसे पहले हम डिस्टिंग्विशेबल के लिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर n ऑब्जेक्ट है आपके m कंटेनर में, तो फिर आपका जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो
कि ये आपके कंटेनर है, आपके पास में कितने कंटेनर है, 3 कंटेनर है, n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको इनमें इसको अरेंज करना है। और कंडीशन आपने क्या लगा दी है कि एक ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट एक ही कंटेनर में, तो एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम है, ऐसा अरेंजमेंट है, तब आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या अरेंजमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W=m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट पूछता है, आपको सीधे मेमोराइज करना है। नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास में ith ऑब्जेक्ट है और ith कंटेनर है, मतलब आपके पास देखो मान लो कंटेनर बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे कंटेनर है, ठीक है, और उतने ही आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो आप सब में फिट करते जाओगे, फिट करते जाओगे, फिट करते जाओगे, तो आपको फाइनल सभी का ऐड निकालना है कि आपके पास टोटल कितने कंटेनर और आए और आपने किस तरह से उनको अरेंज किया। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन पाई एन आई फैक्टोरियल। पाई यहाँ पे क्या है, सबका टोटल है, और एन आई यहाँ पे क्या है, n1 इंटू n2 इंटू n3, ठीक है। अब मान लो कि आपको डीजेनरेसी दी हो, कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि डीजेनरेसी गिवन होती है, उस कंडीशन में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका। यहाँ पे n फैक्टोरियल पाई जी आई की स्क्वायर एन आई एंड यहाँ अब बिलो अपोन में एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जब आपको डीजेनरेसी दी हो। ये सारे फॉर्मूलाज है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। इन द केस मान लो कि आपको ऐसा दिया हो कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, m यानी नंबर ऑफ कंटेनर की स्क्वायर के ऊपर पावर लगानी है आपकी आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो सीधा आपका माइक्रोस्टेट्स आ जाएगी। अब आ जाओ अपने इनडिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे देखो फर्मी डायरेक्ट एंड बोस आइंस्टाइन दोनों अलग अलग लिखा है। फर्मी डायरेक्ट के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास में n पार्टिकल्स है, ठीक है, इनडिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल है, m कंटेनर में है, और लिमिट है कि आपका एक ऑब्जेक्ट आपने रखा है एक कंटेनर में, ठीक है, और फर्मी डायरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, फर्मी डायरेक्ट में आपको सिर्फ लिमिट दी होती है, यही डिफरेंस है कि फर्मी डायरेक्ट में आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट लगा दी कि एक ऑब्जेक्ट एक ही कंटेनर में होगा। बोस आइंस्टाइन में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, एक कंटेनर में 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, सिर्फ एक भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए थोड़ा दोनों में डिफरेंस आ गया। और दोनों के लिए फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है, ये आप देख लेना। और दोनों के लिए ही अगर आपको डीजेनरेसी दी हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डीजेनरेसी की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है, क्वेश्चन भी दे सकता है, मैं आपको बताऊंगी। अब आ जाओ बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन पे। बेसिकली बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बताता है, आपको प्रोबेबिलिटी बताता है एक पार्टिकल को फाइंड करने की, ठीक है। और इसका अगर आप फॉर्मूला देखने जाओगे तो ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के बी टी। यहाँ पे देखो ई आई क्या है, एनर्जी है, जिस स्टेट की आप निकाल रहे हो उसमें प्रोबेबिलिटी है। देखो यहाँ पे हमने इसको किससे जोड़ दिया, क्वांटम से जोड़ दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अपन बेसिकली किस में निकालते थे, क्वांटम में निकालते थे, तो यहाँ पे थर्मो को किससे रिलेट कर दिया है, क्वांटम से रिलेट कर दिया है। के बी यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब आ जाओ यहाँ पे टेम्परेचर T है। अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको एक स्टेट बतानी है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है। ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है ये स्टेट के लिए है, एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के लिए ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के बी टी अपॉन सभी का एडिशन, मतलब जितनी भी टोटल स्टेट है उन सब की प्रोबेबिलिटी का आप क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये 1 अपॉन जो के बी टी है ना, इसकी जगह बीटा भी लिखा होता है, तो इसे कंफ्यूज मत होना, 1 अपॉन के बी टी को अपन बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगा एनर्जी लेवल्स के लिए, वो तो था एनर्जी स्टेट के लिए, यहाँ पे अगर आपको पूछ रहा है एनर्जी लेवल्स के लिए पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका डीजेनरेसी टर्म एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये नीचे एडिशन किया सभी स्टेट्स के प्रोबेबिलिटीज़ का, अपन ने जो एडिशन किया, इस पूरी टर्म को क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। इसको क्यू से, हो सकता है कई बार कैपिटल क्यू भी दिया हो, क्यू से इसको डिनोट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो अगर अपन प्रोबेबिलिटी को निकालें जब अपन ने पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन इस पूरे फॉर्मूला में नीचे वाली टर्म को क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार प्रोबेबिलिटी को जो अपना पी आई है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन आई अपॉन एन, मतलब
आई स्टेट में पार्टिकल्स अपॉन सभी टोटल स्टेट में पार्टिकल्स, ठीक है। अब आ जाओ पार्टीशन फंक्शन पे। पार्टीशन फंक्शन को अपन ने बोल दिया ये डिफाइन करता है पार्टीशन फंक्शन की एनर्जी का पार्टिफिकेशन कैसे हुआ है वेरियस स्टेट में, मतलब किसी में कोई हाई लेवल एनर्जी में है, कोई लो लेवल में है, किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर्मूला आप देख सकते हो। इसके बारे में जो क्वेश्चंस आता है या तो फॉर्मूला पूछता है या फिर इसका स्टेटमेंट भी आ सकता है। अब सेट एग्जाम में आप कंपेयर कर सकते हो कि आरपीएससी वगैरह में आपको स्टेटमेंट पूछेगा, तो हमेशा याद रखना कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होती है पार्टीशन फंक्शन, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ पार्टीशन फंक्शन इज डीजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट। अगर आपको मान लो ग्राउंड स्टेट डीजेनरेसी पूछी है, दी हुई है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी दी हुई है और आपको पूछा है कि पार्टीशन फंक्शन निकालो, ठीक है, तो आपको उसकी क्या देनी है, सिंपल, अगर उसकी लोएस्ट वैल्यू बतानी है तो वो डीजेनरेसी ही उसका पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेटिव नेचर होता है, जैसे कि मान लो कि अपने एक जो मॉलिक्यूल होता है, जो एटम होता है, उसमें कौन कौन से मोड्स पाए जाते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मोड्स मिलते हैं। तो सभी के लिए क्या होगा, पार्टीशन फंक्शन होगा, और सभी का क्या होगा, टोटल पार्टीशन फंक्शन सभी का मल्टीप्लाई होगा, कभी भी ऐड नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई में होता है। अब मान लो कि आपको यहाँ पे टी टेम्परेचर के लिए पूछा है कि टेम्परेचर अगर जीरो है तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये किसके इक्वल होगा, ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी के इक्वल होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ ग्राउंड स्टेट क्या होगी, एसेसिबल होगी। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट देके पूछता है तो सभी स्टेट्स क्या होती है, एसेसिबल होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कि आपको पता है कि जो अपने लेवल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी में क्या होता है, ट्रांजिशन के लिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी किस में चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, और सबसे लोएस्ट ट्रांसलेशनल मोड में। बट यहाँ पे अगर आपको पार्टीशन फंक्शन के लिए पूछता है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, जस्ट इन्वर्ट हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पे इसको डबल स्टार भी किया है, ये आपको रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछता है इन द टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, पार्टीशन फंक्शन की पावर n हो जाता है फॉर डिस्टिंग्विशेबल, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या हो जाता है, पार्टीशन फंक्शन की पावर n अपॉन ni। एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन भी कई बार पूछता है, इसमें आपको क्या पूछता है, जितनी भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए फॉर्मूला अपन ड्राइव करते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक में पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करके। आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आरपीएससी में, तो आप इनको एकदम अच्छे से मेमोराइज करके जाना, सीधा फॉर्मूला ही पूछते हैं। अगर आपको माइक्रोस्टेट्स दी हो, ठीक है, या फिर आपको माइक्रोस्टेट निकालनी हो और फिर आपको एंट्रोपी पूछे, तो एक ये सिंपल फॉर्मूला भी आप लगा के एंट्रोपी निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं अपन एक एक करके पार्टीशन फंक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो देखो वाइब्रेशनल जो पार्टीशन फंक्शन होता है, इसके लिए आपको क्या होता है, दो कंडीशन होती है। एक तो आपका जब E0 क्या हो, जीरो, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो हो, एक आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो ना हो, तो दोनों कंडीशन में फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q वाइब्रेशनल इज इक्वल टू 1/1 माइनस e⁻ℎμ⁴ और अगर ये जीरो नहीं है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये जो आपका hμ/kb है, यहाँ पे hμ/kb आपको दिख रहा होगा, इसकी जगह थीटा दिया होता है, तो ये थीटा क्या है, वाइब्रेशनल टेम्परेचर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर थीटा दिया है तो उसकी वैल्यू क्या है, hμ/kb है। अब दोनों ही कंडीशंस को अपन लो एंड हाई टेम्परेचर पे निकालते हैं। फर्स्ट अगर मान लो कि अपना E0 इज इक्वल टू जीरो है, तो अगर अपन ने हाई टेम्परेचर लिया है तो उस कंडीशन में Q वाइब्रेशनल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, T/थीटा वाइब्रेशनल या फिर KT/hμ। यही अगर अपन ने लो टेम्परेचर लिया है तो Q वाइब्रेशनल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे कि ये जो अपना फॉर्मूला था, अगर मैं मान लो कि लो टेम्परेचर लिख करती हूँ, तो ये टेम्परेचर लो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में Q वाइब्रेशन किसके बराबर आएगा, 1 के। और अगर यही टेम्परेचर मेरा हाई है तो ये नेग्लिजिबल नहीं होगी और इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यही आपको पूछता है जब E0 क्या हो, इक्वल टू नहीं हो जीरो के,
उसमें भी हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर के लिए आपको पूछता है, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना इसको मल्टीप्लाई करना है, जो ये आपका फॉर्मूला आया था बस एक के लिए याद कर लेना, दूसरे के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना e⁻−θ वाइब्रेशनल अपॉन 2t से। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ये भी आपको पूछता है। देखो ट्रांसलेशन मोड को अपन 1D 2D या 3D बॉक्स में दिखाते हैं, तो इनके लिए फॉर्मूला बहुत इजी है। 1D के लिए याद कर लो, बाकियों के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखो 1D के लिए आपका क्या होता है, 2πm⁻kBt की पावर 1/2, या फिर इसको आपको ऐसे रूट करके भी पूछ सकता है, अपॉन h इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और क्योंकि अपन ने इसका स्क्वायर, इस 2D है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3D के लिए इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पे ए बी सी करोगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में भी आपको पूछता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो देखो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है Q रोटेशनल इज इक्वल टू KT अपॉन सिग्मा बी। सिग्मा बी यहाँ पे क्या है, सिमेट्री नंबर है। यहाँ पे मैंने सभी के लिए लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये सीधा सीधा पूछ लेता है सिमेट्री नंबर दे के। हेट्रो न्यूक्लियर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपके HCl हुआ, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 1। होमो एटोमिक के लिए इज इक्वल टू होता है 2। ऐसे ही H2O BF3 बेंजीन, सभी के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, आप देख लेना। ये जो B है इसकी वैल्यू अपन ने पढ़ी हुई है, अपन को पता है इस B की वैल्यू क्या होती है, h² अपॉन 8π²i। आई क्या होता है, μr²। ठीक है, तो अब इस तरह से आप इनमें सीधा Q रोटेशनल, और कई बार आपको पार्टीशन फंक्शन और म्यू के बीच में रिलेशन पूछ लेता है, तो Q रोटेशन और म्यू क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक अपने मोड्स को का एग्जांपल क्या होता है, अपना हाइड्रोजनिक एटम लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अपन ने पार्टीशन फंक्शन के लिए फॉर्मूला पूछा है, आपको सिंपल फॉर्मूला पूछता है। अब कई बार आपको क्या पूछ लेता है, टर्म सिंबल देके आपको डिजेनरेसी पूछ लेता है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला याद रखना है। टर्म सिंबल जब आपको दिया हो तो डिजेनरेसी क्या होगी, 2J+1। ठीक है, एक आपका इक्वेशन आती है स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन, वो इक्वेशन आप याद कर लेना, ln x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x ln x-1। देखो प्रीवियस ईयर में RPSC में इससे क्वेश्चन भी आया था, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन से आपको ln n फैक्टोरियल निकालना था। तो देखो ln n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n ln n-n, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। एक पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू द स्टैटिस्टिकल वेट। अब वेट G, ठीक है, तो देखो आप सभी का फॉर्मूला देखोगे ना, तो आपको देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक वाले के अंदर आपकी G टर्म आ रही है, डिजेनरेसी की टर्म आ रही है, इसलिए क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन ही क्या होता है, आपके वेट G के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग डिजेनरेसी टू बी यूनिट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी 3.0 kT एंड 2.0 kT इज। ये आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या दिया है, इसने डिजेनरेसी आपको बोला है कि डिजेनरेसी सिर्फ ए सिंगल है, तो डिजेनरेसी आपको फॉर्म लेनी नहीं है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, उसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो बेसिकली क्या होता है, रेशियो यानी दो स्टेट का रेशियो पूछ रहा है, तो एक तरह से अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला निकालेंगे। सिर्फ अपन ने फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को क्या रख दिया, अपॉन में रख दिया। ठीक है, तो ये टर्म जब यहाँ पे आप रखोगे 3.0 kT अपॉन KT। ठीक है, E1 की जगह आप क्या रखोगे, 3.0 kT, EJ की जगह क्या रखोगे, 2.0 kT। KT से KT कट जाएंगे, यहाँ पे भी KT से KT कट जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनली आपका क्या आएगा, -3 + 1 करोगे तो क्या आएगा, e⁻−1। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपको पूछा है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज ऑफ 6 डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल बी प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ 3 मॉलिक्यूल इन फर्स्ट 2 इन सेकेंड एंड 1 इन थर्ड एनर्जी लेवल। इग्नोर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी। कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, इसने आपको सिंपली बताया है कि आपको 6 पार्टिकल्स को अरेंज करना है। ठीक है, माइक्रोस्टेट निकालनी है, तो 6 को करना है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल है ऊपर n फैक्टोरियल को क्या ले लेंगे, 6 फैक्टोरियल, और नीचे में अपन को सबका ऐड करना है। तो देखो फर्स्ट में कितने हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल,
फिर इनटू में प्लस मत करना, इनटू करना, क्योंकि ये क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में आती है। तो यहाँ पे देखो सेकंड में कितने हैं 2, तो 2 का फैक्टोरियल, एंड थर्ड में कितने हैं 1, तो यानी कि 1 का फैक्टोरियल। और बस इसको फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी आएगी 60। फिर नेक्स्ट है ओपन आइसोथर्मल सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मासेस। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉनिकल, माइक्रो कॉनिकल, ग्रैंड कॉनिकल, इन सब के लिए। तो आपका जो ग्रैंड कॉनिकल होता है वो सिमिलर होता है किसके, ओपन सिस्टम के, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ये पूरा हुआ आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का पोर्शन। आरपीएससी एंड सेट एग्ज़ाम, ठीक है, जितने भी सेट एग्ज़ाम है या फिर अगर आप जीपीएससी वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। सीएसआई या नेट में भी फॉर्मूला बेस और माइक्रोस्टेट के क्वेश्चन तो आप इससे कर लोगे, थोड़ा न्यूमेरिकल्स का रहेगा उसमें, तो वो उसके लिए अपन कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।